देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं आपके सामने उन खबरों का सटीक विश्लेषण जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जिन खबरों का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको वो खबरें बता देते हैं। सबसे पहले बात आज अयोध्या की होगी। अयोध्या को लेकर बात तो करेंगे ही, लेकिन जो पहली स्टोरी हम रखेंगे वो हादसे का इंतजार सिस्टम पर सवाल। आखिर किस तरीके के हादसे का इंतजार हो रहा है और क्यों सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये हम आपके समक्ष विस्तार से जानकारी रखने वाले हैं। तो इस स्टोरी की बात हम विस्तार से करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अयोध्या की है। भ्रष्टाचार पर चोट और एक बड़ी रिपोर्ट जिसमें और सबूत ऐड ऑन हो गए हैं, इसको लेकर भी पूरी जानकारी हम आपके समक्ष आज विस्तार से रखेंगे। तो ये वो दो स्टोरी जिन पर आज विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी से। बीते कई दिनों से जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, अब एफआईआर दर्ज की गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है। लवकुश, टिन्नू और अनुकल्प पर एफआईआर दर्ज की गई है। लवकुश और टिन्नू दोनों ही चंपत राय के बेहद करीबी है। धोखाधड़ी और गबन की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। राम जन्मभूमि कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया है। धाराएं 306, 316, 317, 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर आखिरकार जाकर दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव यानी कि रामशंकर यादव और अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन लोगों पर दर्ज कराई गई है। ट्रस्ट की तरफ से कराई गई है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन लोगों पर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अयोध्या से और आशीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। पहले हम फटाफट से अमित का रुख करेंगे। अमित, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार आप अयोध्या से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक यही बात हो रही थी कि एफआईआर आखिर क्यों रही, आप जाकर आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई है। कौन कौन से वो नाम है जिन्हें नामजद किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे गौर करने वाली बात है जो शुरू से नाम चल रहे थे, जिसमें टिन्नू यादव का नाम है, लवकुश का नाम है और अनुकल्प मिश्रा का नाम है। अनुकल्प की बात करें तो अनुकल्प जो है वो लवकुश जो है वो बहनोई लगता है, और वहीं टिन्नू यादव की बात करें तो टिन्नू यादव को कहा जाता है कि चंपत राय का वो खास था। लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है वो गौर करने वाली बात है, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से उन्होंने जो सदस्य हैं उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। धारा जो है 316, 307, 317 और 61 की दर्ज किया गया है। इन धाराओं की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से अगर किसी ट्रस्ट या किसी भी अगर नौकर द्वारा किसी भी मालिक के संपत्ति को चोरी किया जाता है, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। बेहद ये गंभीर धाराएं हैं और ये धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे थे इन तीनों पर उसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और एफआईआर के बाद अब ये कहा जा सकता है कि इनकी धरपकड़ की जाएगी, क्योंकि लगातार टिन्नू यादव और अनुकल्प के साथ साथ लवकुश का नाम चल रहा था। लवकुश वो व्यक्ति है जिसके घर से कैश बरामद होने की बात की गई थी, जो कि गोबर के ढेर से कैश जो है 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। टिन्नू के बात करें तो लवकुश के पिता ने ये बात भी कबूली थी कि जो जांच एजेंसियां जब वहां गई थी तो लगभग उनको 10 से 12 लाख रुपए जो है वो कैश बरामद हुए थे। और इसी को लेकर के देखिए इन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे की जब वो मुकदमा दर्ज हो गया है तो आगे की जांच जो है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन अमित, अभी भी चंपत राय सवालों के घेरे में क्या अभी भी बने हुए हैं? क्योंकि शुरुआत से चंपत राय को भी सवालों के घेरे में रखा गया। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी एसआईटी रिपोर्ट की आई उसमें आरोपी के तौर पर माना जा रहा था कि चंपत राय भी आरोपी है। देखिए अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, कभी कभी ये सूत्र सही भी हो जाते हैं, कभी कभी ये सूत्र गलत भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से एफआईआर हुई, क्योंकि एफआईआर की बात की जा रही थी, लगातार विपक्षी दल भी ये मांग कर रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एसआईटी के आधार पर जांच कर रही है। जब तक एफआईआर नहीं हो रही तो एसआईटी के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन अब एफआईआर हो गई है। एफआईआर देखिए 8 लोगों पर हुई है, कुछ अज्ञात पर भी, देखिए इसलिए अज्ञात पर भी नाम रखा गया है, कुछ अज्ञात पर भी एफआईआर की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जब केस स्टडी किया जाएगा, जैसे जैसे केस बढ़ेगा, विवेचना बढ़ेगी तो कुछ और नाम जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है
हालांकि अब एफआईआर के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो साफ नजर आएगा। बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शन की उम्मीद की जा रही है। अमित, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशीष भी लखनऊ से है, आशीष का रुख करेंगे। आशीष, कुल मिलाकर देखा जाए तो एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ये एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, या ट्रस्ट पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में ट्रस्ट ने आखिरकार उन सवालों के तौर को देखते हुए, विपक्ष के वार को देखते हुए, जनता के सवालों को देखते हुए खुद से आगे बढ़कर एक एफआईआर करा दी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर एफआईआर दर्ज होती तो ये एफआईआर में जो 8 से ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं, इससे कहीं और ज्यादा लोगों के नाम आते। हालांकि ये एफआईआर अगर देखी जाए तो जिस तरीके से ये श्री कृष्ण मोहन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है। आईपीसी की धारा में ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 306, 307, 316, 61 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, बाकी लोगों को अज्ञात रखा गया है। क्योंकि देखिए, अभी एफआईआर की कॉपी किसी के पास नहीं है, क्योंकि अभी एफआईआर जिस तरीके से, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे अयोध्या के डीएम हो, हालांकि अभी जिस तरीके से बातचीत हुई तो बातचीत से ये लग रहा है कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन ये एफआईआर दर्ज जल्द ही की जाएगी। जिस तरीके से धाराएं जो बताई जा रही हैं, इन धाराओं के आधार पर अगर देखी जाए तो इन धाराओं में सभी आरोपियों को, जिनको 8 लोगों को नामजद किया गया है, उनकी बेल तक की नहीं हो सकती, यानी कि जमानत तक की उनको नहीं मिल सकती है, क्योंकि गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है और 7 साल से ऊपर की इसमें सजा है, जुर्माना है। हालांकि अगर एसआईटी की तरफ से एफआईआर दर्ज होती या एसआईटी एफआईआर दर्ज कराती तो उसमें चंपत राय का भी नाम होता, उसमें अन्य जो तो बैंक के कर्मचारी हैं उनका भी नाम होता। की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? क्या सरकार इस पर जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करेगी? क्योंकि एफआईआर बेशक ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कर ली गई, लेकिन सवालों के जवाब अभी भी मिले नहीं है। आशीष, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि एसआईटी की जब टीम 6 दिनों तक की मंदिर में गई और मंदिर में करीब 100 लोगों से अधिक पूछताछ की है। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रस्ट के जो वहां के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई, बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई, उसके अलावा जो एजेंसी आती थी वहां पर जो नोट गिनती थी या फिर ये कहा जा सकता था जो कैश फैन लेकर के जाती थी, उससे भी पूछताछ की गई है। अगर उस आधार पे अगर चला जाए तो अभी एक और एफआईआर हो सकती है, जो एसआईटी की तरफ से हो सकती है, क्योंकि एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तब उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बाकी यानी कि अभी ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज है, कॉपी अभी सामने नहीं आई है, तो सारी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, चंपत राय के बेहद करीबी लव कुश, टिन्नू, इनका नाम जरूर इसमें शामिल है और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जल्द ही एसआईटी एक और एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन यहाँ पर कुछ अमित कहना चाह रहे हैं, फटाफट अमित की बात सुन लेते हैं। अमित, हाँ जी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर की धारा पे गौर करना होगा कि जो एफआईआर की धारा 316, 317 जो है वो देखिए किसी भी नौकर के द्वारा मालिक के पैसे को चोरी करने के आधार पर बीएनएस की धारा लगती है, भारतीय दंड संहिता के तहत उसके बीएनएस की धारा के आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा ये कहती है कि मालिक नौकर द्वारा किसी मालिक द्वारा किसी नौकर को जो सामान है उसकी रखवाली के रखा गया है, लेकिन वो विश्वासघात करके उसको चोरी करता है, तो धारा पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी गौर करने वाली बात यह है कि जो ट्रस्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है वो सामान को चोरी करने के आधार पर दर्ज कराया गया है। यानी जो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता था, यानी टिन्नू जो है वो रखवाली करता था, जो अंकल है वो रखवाली करता था और इसके साथ ही साथ जो लोगों है वो रखवाली करता था, यानी जो मालिक का धन है वो नौकर ने चुराया था। इसी आधार पर ये धारा पे मुकदमा दर्ज की गई है। तो ट्रस्ट की तरफ से ये जो बात करें तो ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसीलिए नौकर के जो चोरी किया है उसके आधार पर मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। बिल्कुल, चलिए, आप दोनों जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोनों की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके लिए धन्यवाद। तो राम मंदिर की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए इसमें और जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच अब सिर्फ दान पेटियों तक क्योंकि सीमित नहीं रह गई है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच का दायरा जी हां लगातार बढ़ रहा है। अब जांच 3 बड़े मोर्चों पर चल रही है। पहला, दान पेटियों और सोने चांदी की कथित चोरी। दूसरा, मंदिर के लिए खरीदी गई जमीनों में सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा भुगतान। और तीसरा, निर्माण सामग्री की खरीद में कथित कमीशन खोरी। जांच के दौरान एक और बात सामने आ रही है, जिन जिन लोगों पर सवाल है उनमें रिश्तेदारों और करीबियों का नेटवर्क भी दिखाई दे रहा है।
प्राइम न्यूज की टीम ने जब एक एक कड़ी को जोड़कर देखा तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर से जुड़े मामलों की जांच कर रही एसआईटी की रडार पर फिलहाल 3 बड़ी गड़बड़ियां हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक समानता हर जगह दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों और करीबियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई और फिर उन्हीं लोगों पर सवाल उठे। फिलहाल एसआईटी 3 तरह की गड़बड़ियों पर काम कर रही है। दान पेटियों में आए चढ़ावे और सोने चांदी समेत अन्य धातुओं की कथित चोरी हुई। मंदिर के लिए खरीदी गई जमीनों में सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा कीमत का भुगतान हुआ और मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीद में कथित तौर पर 40% कमीशन का मामला सामने आया। जमीन खरीद में सबसे ज्यादा सवाल उन सौदों पर उठे हैं जिनमें भारी भरकम रकम चुकाई गई। सूत्रों के मुताबिक मंदिर विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों की जरूरत थी। आरोप है कि कई जमीनें ऐसी थी जो नजूल और मंदिरों के नाम दर्ज थी और जिनकी खरीद बिक्री पर कानूनी सवाल है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार के लिए 160 एकड़ जमीन की जरूरत थी। पिछले 5 सालों में राम जन्मभूमि से 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक की जमीनें खरीदी गई। आरोप है कि कई जमीनें ऐसी थी जो नजूल और मंदिरों के नाम दर्ज थी और जिनकी खरीद बिक्री पर कानूनी सवाल है। एसआईटी ने अब इन सभी सौदों के दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जमीन खरीद में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के भतीजे चंदन राय की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले तक चंदन राय रामघाट इलाके में किराए के मकान में रहता था, लेकिन बाद में उसने माझा इलाके में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में होटल का निर्माण कराया। जांच एजेंसियां अब जमीन खरीद में उसकी भूमिका और उससे जुड़े लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। साल 2021 के कुछ सौदों पर नजर डालें तो राम मंदिर की जमीन उस वक्त खरीदी गई जब उस पर कोर्ट में विवाद चल रहा था। वहीं बाग विजेसी की एक जमीन पहले कम दाम में खरीदी गई और महज 10 मिनट बाद ही उसे ट्रस्ट की तरफ से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लिया गया। उस समय के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा गवाह बने। फरवरी में राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फीट जमीन 1 करोड़ रुपए में खरीदी गई। मार्च में राम मंदिर की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जबकि उस पर कोर्ट में विवाद चल रहा था। और इसी साल मार्च में बाग बिजोयसी की 3 एकड़ जमीन पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और महज 10 मिनट बाद उसी जमीन को ट्रस्ट की तरफ से 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया गया। इसके अलावा साल 2024 में कोट रामचंद्र गांव की 6,450 वर्ग मीटर नजूल भूमि 2 करोड़ 92 लाख की जगह 23 करोड़ 61 लाख रुपए में खरीदी गई, जिस पर भारी बवाल हुआ। सरकारी दस्तावेजों की पंजिका को देखें तो साल 2025 में भी जमीनों का ये खेल लगातार जारी रहा। हैबतपुर गांव की 7,416 वर्ग मीटर जमीन 2 करोड़ 96 लाख की जगह 9 करोड़ 9 लाख रुपए में खरीदी गई और इस गांव में 2 करोड़ 48 लाख की जमीन 60 करोड़ 62 लाख रुपए में खरीदी गई। इसी तरह तन्वी बंसल के मामले में 29 करोड़ 67 लाख रुपए के सर्किल रेट के मुकाबले केवल 1 करोड़ 73 लाख रुपए की कीमत दर्ज की गई और इस अवधि में सबसे बड़ा सौदा आलोक बंसल के नाम रहा, जहां 55 करोड़ 47 लाख रुपए के सर्किल रेट वाली जमीन की वास्तविक कीमत महज 9 करोड़ रुपए दिखाई गई। चढ़ावा चोरी के मामले में भी रिश्तेदारों की कड़ी सामने आ रही है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष को काउंटिंग रूम में लगवाया। आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए चढ़ावे की रकम में हेरफेर किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक मनीष की निशानदेही पर स्वर्ग द्वार स्थित टिन्नू यादव के पुश्तैनी घर के से 36 लाख रुपए बरामद की गई। दूसरी तरफ अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी दी गई। बाद में अनुकल्प ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की भी वही नियुक्ति करवा दी। आरोप है कि लवकुश के घर से उपलों के ढेर में छिपाकर रखे गए 12 लाख रुपए बरामद किए गए। उधर अनुकल्प ने कौशलपुरी कॉलोनी में 65 लाख रुपए का मकान खरीदा, जबकि अनुकल्प की सगी चाची भी उस पर चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के गंभीर आरोप लगा चुकी है। प्राइम न्यूज की टीम जब टिन्नू यादव के ठिकाने पर पहुंची तो वहां की तस्वीर हैरान करने वाली थी। इसके बाद हमारी टीम लवकुश मिश्रा के घर पहुंची तो वहां 16 कमरों वाला आलीशान हॉस्टल मिला, हाईटेक कैमरे, आधुनिक सुविधाएं और आसपास के लोगों का दावा कि कभी ऑटो चलाने वाला टिन्नू यादव धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया।
इसके बाद टीम लवकुश मिश्रा के घर पहुंची, लेकिन कैमरा देखते ही दरवाजा बंद हो गया। फिर टीम अनुकल्प मिश्रा के आवास पहुंची। आलीशान मकान, महंगी सुविधाएं और इन्हीं संपत्तियों को लेकर अब चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। ये नेम प्लेट और ये नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें कहाँ मौजूद हूँ। पहले आप पढ़िए कि श्री शंकर यादव यानी टिल्लू यादव का ये मकान है। विश्व हिंदू परिषद, पत्नी श्रीमती पूनम देवी, पुत्र रवि यादव, ये नेम प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है। और हम इस समय टिल्लू यादव के मकान पर मौजूद हैं। दुर्गापुरी कॉलोनी है। जिस तरीके से टिल्लू यादव की भूमिका रही है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि एक ऑटो चालक किस तरीके से करोड़ों का मालिक बन गया और राम मंदिर चंदा चोरी में पूरी तरीके से नाम टिल्लू यादव का आ रहा है। आपको दिखाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि प्राइम न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची हुई है। पहले तो आप इस मकान को देखिए। ये मकान आलीशान और जिस तरीके की इसमें चीज़ें हैं उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों की ये संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है और यहाँ पर नेम प्लेट जो है वो भी लगा हुआ है और अभी भी नेम प्लेट विश्व हिंदू परिषद के पद के तौर पर लगाया गया है। अंदर आपको दिखाएं, ये 2 मंजिला इमारत है। लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 16 कमरे इसमें बने हुए हैं। आलीशान कमरे हैं। अभी हॉस्टल चल रहा है। एंट्री करेंगे आप तो देखेंगे कि ये यहाँ पर पूरे इस कमरे को बनाया गया है और इसके साथ ही साथ तमाम यहाँ पे हॉस्टल चलता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो ये हॉस्टल चल रहा है और ये टिल्लू यादव का ही हॉस्टल है। तो ये देखिए, ये लवकुश के घर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है यहीं से पैसे बरामद हुए थे एसआईटी को, जो राम मंदिर से चोरी किए गए थे। लेकिन ये परिवार के लोग हैं और जैसे ही कैमरा इन्होंने देखा वैसे ही गेट बंद कर दिया है। ये वही घर है जहाँ से बरामदगी की गई थी और कहा जा रहा था कि गोबर के ढेर से ये बरामद किया गया था। लवकुश भी उतने के भागीदार है। जिस तरीके से लगातार एसआईटी के जांच में लवकुश तक एसआईटी पहुंची थी, फिर जांच किया गया था और कहा गया था कि कैश बरामद किया गया है और ये वो घर है, यहाँ पर उसका घर है और इसके अलावा भी कई जगहों पर उसकी ज़मीन है, कई जगहों पर घर है और साफ तौर पर लवकुश पर ये आरोप लग रहे थे। लेकिन जब प्राइम न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची तो परिवार वाले अब किसी भी आरोप पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं और गेट उन्होंने बंद कर लिया है। राम मंदिर में चंदा गबन मामले के मास्टरमाइंड कहा जा सकता है और पूरे नेटवर्क में शामिल ये अनुकल्प मिश्रा का घर है और देखिए कि ये आलीशान घर है। इसी घर की चर्चा है और इसी तरीके से कई घर बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ उसका जो गांव है, गांव में भी इसी तरीके के घर, ज़मीन है। गांव जो है वो बसवा में है। काफ़ी हनक इसकी मानी जाती है। उसका ऊंचा रसूख मंदिर से जुड़े बड़े पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का लगातार सहयोग था। अब जब से ये प्रकरण चढ़ा उसके बाद से घर के लोगों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है और गेट जो है वो कोई खोलता नहीं। अब देखिए कि एसी लगी है, घर बना है और पास इलाके में ये पूरा घर है। आप देखेंगे तो इसी घर को लेकर के चर्चा थी। और अनुकल्प मिश्रा की बात करें तो इसकी चाची ने भी बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और जिस तरीके से गबन प्रकरण में उजागर होने के बाद से सामने आई, इसकी चाची ने खोले थे। और सबसे खास बात अगर बात करें तो इसका जो कनेक्शन है वो इसके बहनोई लवकुश मिश्रा का है, जिसे गिनती करने में, पैसे गिनती करने में लगाया गया था, जो दान चढ़ता है। और क्योंकि ये एक दूसरे से सबसे रिश्तेदारी में जुड़े हुए थे और ऐसे लोगों को ही इन्होंने रख रखा था। और जिस तरीके से पूरा जो नेटवर्क है वो देखने को मिल रहा है। ये घर है, इसी घर का चर्चा था। आप देखेंगे तो हाईटेक आलीशान घर है, क्योंकि गेट बंद है तो इसके अंदर चीज़ें नहीं दिखा सकते। लेकिन जितनी चीज़ें आप देखेंगे पूरा एक आलीशान मकान है। और केवल यही नहीं, इससे पहले तमाम अन्य मकान अगर यहाँ अयोध्या की बात करें हैं, इसके अलावा गांव में है, ज़मीन खरीदी गई थी। तमाम ये चीज़ें इसके ऊपर आरोप लगे थे और देखने में भी मिल रहा है ये चर्चा का विषय ये घर बना है। जिस तरीके से इतनी कम सैलरी के बाद इस तरीके से आलीशान घर बनाना। और देखिए अभी भी आपको पूरी तरीके से एसी जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। तमाम जो अंदर व्यवस्थाएँ हैं वो लोग बताते हैं कि ये व्यवस्थाएँ चुस्त और दुरुस्त पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। और इसी को लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे थे। और इसका बहनोई जो है लवकुश, उसके घर में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली है। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दस्तावेज दिखाकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। वहीं अयोध्या के कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने भी कई जमीनों के दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाए थे कि मंदिर विस्तार के नाम पर कुछ खास लोगों और करीबियों को फायदा पहुंचाया गया। जमीन खरीद से लेकर चढ़ावे तक आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसकी कड़ियां धीरे मंदिर से जुड़े रसूखदारों के अपनों और करीबियों तक पहुंच रही है। राम मंदिर के दान पेटी से शुरू हुआ विवाद अब रिश्तों के नेटवर्क, जमीन के खरीद फरोख्त और तमाम मुद्दों तक पहुंच चुका है।
एसआईटी के पास सब कुछ है, एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब सबकी निगाहें एसआईटी पर है कि आखिर में एसआईटी की रिपोर्ट पर क्या कुछ खुलासा होता है। एसआईटी की रिपोर्ट तय करेगी कि आखिर में ये सिर्फ आरोप था या इसके पीछे कोई सच्चाई है, क्योंकि एसआईटी दावा किया जा रहा है एसआईटी के पास तमाम इन आरोपों को लेकर के सबूत हैं। लेकिन जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उस पर इस बात का खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया गया है कि रिश्तों का नेटवर्क इस मंदिर में चल रहा था और रिश्तों के लोगों को रखा जा रहा था, चाहे उन्हें काउंटर से लेकर के तमाम जो दान पेटी है वहां के गिनती तक रिश्तों के ही निभाया जा रहा था और ऐसे लोगों को ही रखा गया था। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही चीजें खुलेंगी कि आखिर में यहाँ पर ये रिश्ते का नेटवर्क कैसा चल रहा था और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित सराफ, प्राइम न्यूज, अयोध्या। और चलिए इसी के साथ बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।